अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर रहमान अली, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। आज की इस लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ द कोर्स इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईसीटी में हम इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर जो हमारे इर्द गिर्द हर जगह पे हमें नज़र आते हैं, इनकी एप्लीकेशन मुख्तलिफ फील्ड में क्या है और इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्प्लीकेशंस क्या है। मुख्तलिफ डोमेन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी जगह पे जिस भी डोमेन में हम जिस भी फील्ड में हम चले जाए तो कंप्यूटर जो है वो हमें नज़र आते हैं। तो इट हैज़ हैवीली अफेक्टेड द ह्यूमन सोसाइटी। Just for an instance, we are going to cover a few of these domains: banking, industry, satellite, astronomy, medicine, businesses. So let's see its application in these areas. इंडस्ट्री में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है, तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उस लॉन्चिंग से पहले वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं अपनी कमेटी से और अपने जो मुख्तलिफ टीम्स होते हैं R&D वालों से और जो फील्ड एक्सपर्ट्स होते हैं एग्जीक्यूटिव से। तो उन डिज़ाइंस के लिए फैक्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जा सकता है। साथ साथ जो बिजनेसेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनकी जितनी भी बिजनेसेस प्रोसेस होते हैं, जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्डर प्लेसमेंट टू द डिलीवरी एंड शिपमेंट, ये सारी जितनी भी प्रोसेसेस है ये आपस में कंप्यूटर ही की मदद से इंटीग्रेटेड है। तो एक इंटीग्रेशन ऑफ द बिजनेसेस प्रोसेसेस के सपोर्ट देते हैं। साथ साथ जब टेक्नोलॉजी की यूज़ हो रही है कंप्यूटर्स की मुख्तलिफ फील्ड्स में, तो क्वालिटी कंट्रोल के मेजर्स जो है वो प्रॉपरली लिए जा सकते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ये वो एरियाज़ है जहाँ पे आईसीटी इंडस्ट्री में अपना रोल प्ले करते हैं। और इसको करने से क्या फ़ायदा होगा इंडस्ट्री में? क्वालिटी इंप्रूव होगी, प्रोडक्ट्स की सर्विसेज के एंड प्रोसेसेस के टाइम कम कंज्यूम होगा और साथ साथ जो इनकी रिजल्ट में जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बहुत कम खर्च होगी इस पे। अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एजुकेशन को अगर हम ले लें तो एजुकेशन में इसको एज अ टूल यूज़ की जाती है आईसीटी को, कंप्यूटर को। जिस तरह अभी हम इस पावर पॉइंट और ये मुख्तलिफ मैकेनिज़्म को यूज़ करके हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेक्चर को डिलीवर कर रहे हैं, हम ऑनलाइन असाइनमेंट LMS के थ्रू ले रहे हैं और हम ईमेल्स के कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो इस टूल एजुकेशन में यूज़ हो रही है। साथ साथ टीचिंग मटेरियल के तौर पे भी जो मीडियम है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, तो आजकल वर्चुअल क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है, गेमिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, जिस गेम्स के ज़रिए बच्चों को पढ़ाया जाता है, और ई लर्निंग, डिजिटल ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, ये सारे वो मीन्स है जिसके ज़रिए एजुकेशन को डिलीवर किया जाता है टू देयर स्टूडेंट। साथ साथ ये इस आईसीटी ने इस चीज़ को आसान बना दिया है कि हमारे पास जो लर्निंग कंटेंट है, चाहे वो लेक्चर्स है, ऑडियो है, वीडियो है, पावर पॉइंट है या कोई इमेजेस है, इलस्ट्रेशन है, वो सारे हमें इजीली अवेलेबल है। लेटेस्ट रिसर्च है तो वो हमारे पास वेब पे फ्री रिसोर्सेज पे और सब्सक्रिप्शन पे हमारे पास अवेलेबल है। साथ साथ इसके जो हमारे पास एप्लीकेशंस है आईसीटी के, वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसको यूज़ किया जाता है, हेवीली यूज़ किया जाता है फॉर टाइम टेबलिंग, फी, अटेंडेंस एंड इस तरह के जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वहाँ पे ये हेवीली यूज़ हो रही है। इसकी
जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ये सारी इसकी यूटिलाइजेशन ही इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट है एजुकेशन में। लेकिन अगर हम उसको एक्सेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसने इस चीज़ को आसान बना दिया है कि मटेरियल इजीली अवेलेबल है, किसी भी वक्त अवेलेबल है, टाइम की कंस्ट्रेंट नहीं है, छुट्टियों के दिन, वीकेंड के ऊपर, और इसी तरह स्पेस की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर हो रहा हो तो उसके लिए किसी क्लासरूम की ज़रूरत नहीं है, क्लासरूम की जो कैपेसिटी है उसकी ज़रूरत नहीं है, टीचर स्टूडेंट रेशो की कंस्ट्रेंट नहीं है, और रिमोटली भी आप एक टीचर को फॉरेन में भी पढ़ा सकते हैं, फॉरेन से भी एक जो है एक टीचर्स के सर्विसेज हायर की जा सकती है, जिस तरह कोर्सेरा और इस तरह यूडेमी और इस तरह और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिससे फ़ायदा लिया जा सकता है। इससे क्या होगा कि जब एक्सेस ज़्यादा होगा तो क्वालिटी इंप्रूव होगी। कैसे इंप्रूव होगी? ज़्यादा मटेरियल, अच्छी मटेरियल लो कॉस्ट पे हर जगह पे अवेलेबल होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे जो कि रिपीट किए जा सकते हैं, जिससे लर्नर जो है अपने लर्निंग की कैपेसिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी लर्निंग की क्वालिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और साथ साथ इनोवेटिव मेथड्स है पढ़ने के और ट्रेनिंग के और समझने के। ऐसी, जिस तरह मिसाल के तौर पर ऐसी फील्ड जहाँ पे फिजिकल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता तो वहाँ पे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, जिससे अच्छे तरह से आप उस फील्ड को समझ सकते हो, तो क्वालिटी इंप्रूव की जा सकती है। और डेफिनेट सी बात है कि जब एक्सेस अवेलेबल हो तो कॉस्ट रिड्यूस होगी, और इसी तरह स्टूडेंट जो है इन अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे विद लो कॉस्ट एंड लो डिफिकल्टी एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल एजुकेशन। ठीक है। इसके साथ साथ ये जो स्टूडेंट है वो एम्पावर होंगे, एम्पावर इन अ सेंस के दे हैव डाइवर्स बैकग्राउंड, कैरेक्टरिस्टिक एंड एबिलिटी के लर्नर है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज उनको कैपेबल कर देते हैं। तो अब इसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई मालदार है या गरीब है तो उनको एजुकेशन जो है उनको दी जाएगी और बाकी जो है वो नहीं कर सकेंगे। तो ये इन रिसोर्सेज ने, अवेलेबिलिटी ने इस चीज़ को आसान बना दिया है। ऑनलाइन ट्यूटर्स मौजूद हैं, उनकी वीडियो लेक्चर्स मौजूद है, तो वो उनसे सीख सकते हैं बहुत ईजीली। तो एवरीवन कैन बी एम्पावर्ड using this ICT technology to have access to the material and get benefit out of it. साथ साथ promote safe and healthy use of technology. ऑनलाइन एजुकेशन से आपको ना ट्रैवलिंग की ज़रूरत है, न पैसों की ज़रूरत है, न बाहर जाने की ज़रूरत है, तो आप अडॉप्ट कर दे ऑनलाइन एजुकेशन का और सेफ मोड में आप घर पे बैठ के सीखे। इस तरह टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू अवॉइड ब्रेकिंग लॉस। अब जब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो हम एग्जामिनेशन में चीटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी, आईसीटी टेक्नोलॉजी को और सर्वेलेंस सिस्टम को हम यूज़ करते हैं तो जो थेफ्ट के केसेस हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं। ट्रैकिंग ऑफ थीव्स जो है हम इजीली कर सकते हैं। अगर ड्राइवर ट्रैफिक की वायलेशन जो है वो मिनिमम करेगा क्योंकि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होगा। तो ये टेक्नोलॉजी की यूज़ है मुख्तलिफ फील्ड में। जैसे एजुकेशन के केस में यहाँ पे एग्जामिनेशन में चीटिंग को और इस तरह की एक्टिविटीज़ को अब हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब एजुकेशन में इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ साथ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि डिग्रेडेशन ऑफ मेंटल एरिथमेटिक स्किल। जब टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा रिलाई किया जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कम अपना माइंड यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर कैलकुलेटर की इस्तेमाल आजकल ख़त्म हो गई है।
और इसी तरह स्पेलिंग की जो है ग्रामर एंड स्पेलिंग वो कंप्यूटर को दे देते हैं, वो ऑटो करेक्शन वो करके दे देते हैं। तो ये जो मेंटल एरिथमेटिक स्किल है वो रिड्यूस होंगे। इसी तरह लीगल एंड एथिकल इश्यूज भी है। स्टूडेंट क्या करते हैं, कट कॉपी पेस्ट करते हैं, उससे प्लेजरिज्म और जो कॉपीराइट वायलेशन वो करते हैं। इसी तरह कॉग्निटिव स्किल्स भी जो स्टूडेंट्स के हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि थिंकिंग के और मेमोराइज करने की जो ज़रूरत है वो कम पड़ रही है। कंप्यूटर खुद कर पाते हैं। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेल चेक एंड ग्रामर की फैसिलिटी है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। और इसी तरह मॉरल डीके इसका भी है कि मॉरली हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर भी इसका असर है। वो क्या करते हैं, वो फ्री और एक्सेस उनको अवेलेबल है ऐसी मटेरियल की, कंटेंट के जो कि इनएप्रोप्रिएट है फॉर देम। तो उसी मिसाल के तौर पर पोर्नोग्राफी है या हैरेसमेंट है या एबूज जो गाली गलोच वाली लैंग्वेजेस है, ये इन तक उनकी रसाई है। और आजकल तो आप देखते हो यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ जो है टिकटॉकर जो है वो अपने रेटिंग के लिए क्या करते हैं, एक गालियाँ देते हैं। तो इससे हमारे बच्चों के ऊपर और इनके ऊपर जो है बैड इम्पैक्ट जो है वो पड़ जाता है। तो ये इसके एक लिमिटेशन है या साइड इफ़ेक्ट हम कह सकते हैं। इसके साथ साथ जो लीगल इश्यूज है तो उसमें सॉफ्टवेयर पायरेसी है कि आईसीटी टेक्नोलॉजी के बेस पे जो सॉफ्टवेयर है वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर हमारे पास हर जगह पे अवेलेबल होते हैं, कॉपी कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम विंडोज़ को लेके आते हैं, 30-50 रुपए की सीडी मिलती है, वो पायरेटेड वर्जन ही होते हैं जिनके एक्चुअल प्राइस डॉलर्स में होते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर पायरेसी इसकी लीगल इशू है। इस तरह प्लेजरिज्म जो है, कट कॉपी पेस्ट और कॉपीराइट लॉ को वायलेट करना, और साथ साथ साइबर क्राइम एंड हैकिंग, आप क्रेडेंशियल को हैक करके जो उनके फाइल्स है उनको चोरी करते हो, डैमेज करते हो, डिस्ट्रॉय करते हो। तो ये इनके लीगल और एथिकल इश्यूज, लीगल इश्यूज में है। इसी तरह यूज ऑफ लीगल एंड एथिकल प्रैक्टिसेस जो है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड कॉपीराइट लॉ को वायलेट करना। अब मिसाल के तौर पर इस किसी की मटेरियल है उसको अपने नाम कर देना, तो ये अनएथिकल एक्टिविटी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप किसी की चोरी कर रहे हो। अब अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, अगर हम एक और फील्ड एंटरटेनमेंट को देख ले तो एंटरटेनमेंट में इसकी क्या यूजेस है, आईसीटी ने क्या रोल प्ले किया हुआ है अभी तक। आईसीटी ने एंटरटेनमेंट में एक मेजर रोल प्ले किया हुआ है, और आजकल की जितनी भी मीडिया है उसके जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है, म्यूज़िक इंडस्ट्री है और ड्रामाज एंड आर्ट, तो इसमें एक मेजर रोल और जो शिफ्ट है वो आईसीटी टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने प्ले किया हुआ है। और इससे लोगों को एंटरटेनमेंट और जो उनका लेजर टाइम है वो अच्छी तरीके से वो गुजार सकते हैं यूजिंग दिस एंटरटेनमेंट फैसिलिटी। तो इसके जो एंटरटेनमेंट के एडवांटेजेस है वो ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेसिबिलिटी ऑफ म्यूज़िक एंड म्यूज़िकल सॉफ्टवेयर 24/7। किसी भी वक्त हम म्यूज़िक को, ड्रामा को, एक अगर न्यूज़ चैनल के ऊपर न्यूज़ हमसे गुजर चुके हैं तो हम उसको दोबारा जाके उनके रिकॉर्डेड यूट्यूब से और उनके जो चैनल्स होते हैं वहाँ पे अपलोडेड होते हैं, तो किसी भी वक्त हम उसको देख सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हम देख सकते हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेसिबिलिटी है। साथ साथ ये नंबरिंग में कोई थोड़ी सी गलती हुई है, ये 1 से स्टार्ट है। कॉस्ट इफेक्टिव रिकॉर्डिंग है। हम
इसके लिए कोई हैवी कैमरा और सेटअप की ज़रूरत नहीं है। एक मोबाइल कैमरा से आप एक मूवी को शूट कर सकते हो। अभी जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मोबाइल कैमरा ही को यूज़ करके हम इसके लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव रिकॉर्डिंग है, साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव स्टोरेज भी है। आजकल स्टोरेज का कोई मसला नहीं है, 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क भी आपको अ फ्यू थाउजेंड्स में मिल सकता है। तो कॉस्ट इफेक्टिव स्टोरेज ने भी इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को प्रमोट किया हुआ है। और साथ साथ क्विक एंड यूजफुल एडिटिंग है। इजीली शूट कर दो मूवी को, क्लिप को शूट कर दो, और फिर उसमें कुछ अगर इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, कुछ कट कॉपी पे ट्रिमिंग करनी है, तो आप क्विकली कर सकते हो। तो ये इम्पैक्ट है इसके ऊपर। इसी तरह अब टाइम की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अगर कोई एक ड्रामा या कोई मूवी वो लाइव चल रही है, टाइम गुजर गया है, तो फिर आप उसको रिपीट किसी भी वक्त देख सकते हो, वो पड़ा होगा ऑनलाइन एंटरटेनमेंट की शक्ल में। और नो कंस्ट्रेंट ऑन मूविंग आउट, अब किसी सिनेमा घर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सेफ रहेंगे, आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे, माहौल की जो गर्द और इस तरह वो है उससे भी आप बचेंगे। नो कंस्ट्रेंट ऑन मूविंग आउट, अपने घर में रिलैक्स बैठ के इसको आप इंजॉय कर सकते हो। लेजर एट होम, ऑन होम अपनी कंफर्ट के ऊपर। और इस तरह एक और चीज़ जो फ्रिक्वेंट प्रोडक्शन है वो भी ICT टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल हो चुके हैं। बहुत अगर पहले ज़माने में एक साल में कोई मूवी रिलीज़ होता था, तो अब उसके फ्यू मंथ्स वो लगते हैं, या मिनटों और सेकंड के हिसाब से जो है एंटरटेनमेंट मटेरियल वो प्रोड्यूस हो रही है, प्रोडक्शन उनकी हो रही है। तो इसमें ICT के यूजेस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यही है। अब इसके साथ भी कुछ इम्प्लीकेशंस है और इसके जो लीगल इश्यूज है कि पायरेसी इशू के हम मूवी है वो उसके सब्सक्रिप्शन चाहिए और उसको परचेस कर लेना चाहिए, तो इलीगल कॉपीज़ जो है आपको मिल जाते हैं और आप उसको यूज़ करते हो, तो ये आप कॉपीराइट वायलेशन करते हो। और साथ साथ इसकी एक लिमिटेशन जो है उनकी जो मूवी प्रोड्यूसर है डायरेक्टली उनके ऊपर पड़ती है, क्योंकि उनसे परचेस नहीं करते, पायरेटेड जो है वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, तो उनके लिए भी एक लॉस है। अनएथिकल इश्यूज़ में वेस्टेज ऑफ प्रीशियस टाइम है स्टूडेंट की, या जो वर्कर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो पूरा दिन जो है फेसबुक और यूट्यूब और इस तरह इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स और इसके ऊपर वीडियो देखते रहते हैं, जिससे टाइम वेस्ट होता है और प्रोडक्टिव काम उसमें किया जा सकता है जो कि नहीं हो पाता। इसी तरह एडल्ट कंटेंट्स जो है उससे मॉरल डिके जो है वो हमारी यूथ की हो रही है, स्टूडेंट्स की भी हो रही है, तो ये इसके साइड इफेक्ट है। टेक्नोलॉजी और ICT एंड कंप्यूटर ने न सिर्फ के इंडस्ट्री, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट में अपना रोल प्ले किया है, इसने हेल्थ केयर, मेडिसिन एंड मेडिकल फील्ड में भी एक मेजर रोल प्ले किया है। और ये एक हॉट एरिया है इनकी एप्लीकेशन के लिए, कंप्यूटर की एप्लीकेशन के लिए। तो इनको अगर हम रिव्यू कर दे तो हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जितनी भी सॉफ्टवेयर है, जिस भी हॉस्पिटल में आप चले जाए, शौकत खानम में चले जाए, उनका पूरा सिस्टम जो है वो ऑटोमेट है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। कि आप काउंटर पे आपको चिट मिलती है, उससे लेकर आपके फॉलो अप तक सारी जो इंफॉर्मेशन है, बिजनेस प्रोसेसेस है, पेशेंट की इंफॉर्मेशन है, या जो एडमिन की इंफॉर्मेशन है, HR की इंफॉर्मेशन है, इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन है, मेडिसिन के, इक्विपमेंट्स के, सारे जो है उनकी रिकॉर्ड कीपिंग जो है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम में होते हैं। तो ये मैनेजमेंट के तौर पे, मैनेजमेंट टूल के तौर पे ये हॉस्पिटल में यूज़ हो रहा है। इसी तरह डेटा एनालिसिस टूल के तौर पे ये यूज़ हो रहा है मेडिसिन इंडस्ट्री में, जो पेशेंट के डेटा के ऊपर रिसर्च की जाती है, ह्यूज डेटा के ऊपर,
ऊपर और उसमें से हिडन पैटर्न को निकालते हैं और उसके बेस पे फिर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कोविड-19 के सिम्टम्स क्या है, किस एज के ऊपर ज़्यादा इनकी इसके इम्प्लीकेशन है और क्या इसके सिम्टम्स है और क्या इसकी कंसिक्वेंसेस है। तो ये सारे जो है ये एनालिसिस उन HMIS की में जो डाटा स्टोर होता है, रिकॉर्ड सेव होते हैं, फॉलो अप, पेशेंट के सिम्टम्स, डिजीज, ट्रीटमेंट, ये सारे उनके ऊपर मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग एंड डीप लर्निंग टेक्निक यूज़ करके उनसे इनसाइट्स निकाले जाते हैं। तो ये रिसर्च की पर्पज़ के लिए हेल्थ केयर और मेडिसिन डोमेन में यूज़ की जाती है। इसी तरह मेडिकल इमेजिंग में जो डिवाइसेस है, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और ये सारे पॉसिबल ही हुए हैं इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से। इसी तरह लेबॉर्ट्री कंप्यूटिंग में जिस तरह लेबॉर्ट्री के टेस्ट होते हैं, पैथोलॉजी रिपोर्ट्स होते हैं, तो वो एक एक्यूरेट और कम टाइम में वो मिल जाते हैं जिससे डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में हेल्प मिलती है। इसी तरह कंप्यूटर असिस्टेड डिसीजन मेकिंग, डेफिनेट सी बात है कि जो कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है, उस डाटा के ऊपर मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक और डेटा माइनिंग एंड डीप लर्निंग अप्लाई होके उसके ऊपर जो एप्लीकेशन डेवलप होते हैं वो एप्लीकेशन डॉक्टर्स को डायरेक्टली असिस्ट करते हैं एंड दे कैन डायग्नोज एंड दे कैन प्रेडिक्ट the disease that whether this person is COVID positive or COVID negative। तो ये असिस्ट करते हैं ऑटोमेटिकली डॉक्टर्स को इन डिसीजन मेकिंग में। इसी तरह जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं इनके लिए इंटेंसिव केयर यूनिट में, ICUs में जब हम चले जाते हैं तो उनके जो बेसिक सिम्टम्स हैं, वो वाइटल साइन जिनको कहते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं और उसकी बेस पे अलार्मिंग सिचुएशन अगर है तो डॉक्टर को ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाता है और फिर प्रॉपर वक्त पे जो है एक्शन ली जाती है। तो ये डिवाइसेस जो है ये ICT और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर असिस्टेड थेरेपी में भी ये यूज़ हो रही है कि कितने डोजेज जो बेस्ट है फॉर दिस पर्टिकुलर एज ऑफ पेशेंट एंड विद हैविंग दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स। और इसी तरह अगर हम मिसाल के तौर पर फिजियोथेरेपी ले ले तो उसमें भी जो ऐसे असिस्टेड डिवाइसेस है कि वो थेरेपी फिजियोथेरेपी में हेल्प आउट करते हैं। ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी पार्ट्स है जहाँ पे डैमेज है, जिसको फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत है, तो वो आपको असिस्ट करते हैं उसमें। इसी तरह जो हेल्थ केयर में एक और इसकी जो की एप्लीकेशन है वो ये कि डॉक्टर्स जो फाइंडिंग करते हैं जो डिजीज़ के से रेलेवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो उनको मिल जाती है रिसर्च के बेस पे या डेटा के बेस पे, उनके ऑब्जर्वेशन के बेस पे, तो उनको दूसरे डॉक्टर इन हॉस्पिटल के साथ शेयरिंग, इसको इंट्रोपरेबिलिटी कहते हैं, आप शेयरिंग मेडिकल नॉलेज विद द अदर डॉक्टर्स। तो ये भी कंप्यूटर ही की मदद से पॉसिबल हुआ है। एक और आजकल का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ हो रहा है कि ऐसे एरिया जहाँ पे डॉक्टर फिजिकली मूव नहीं कर सकता, वो फिजिबल ही नहीं है और एक्सपेंसिव पड़ता है गवर्नमेंट को, और ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए बजट ज़्यादा चाहिए होता है, तो टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जिसमें ICT, नेटवर्किंग, इंटरनेट टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज़ को यूज़ करके रिमोटली पेशेंट को चेक किया जाता है। इस केस में एक अटेंडेंट हम कहें या एक टेक्नीशियन उस रिमोट सेंटर पे बैठा होता है, वो कनेक्ट कर देता है पेशेंट को सिस्टम के थ्रू टू द डॉक्टर, और उनके जो वाइटल साइन है और सिम्टम्स है उनको वहाँ पे वो मेजर करके डॉक्टर के साथ शेयर कर दे, डॉक्टर कम्युनिकेट करते हैं टू द टेक्नीशियन एंड डायरेक्टली आस्क फ्रॉम द पेशेंट। तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच है टेलीमेडिसिन का जो कि आजकल हाईली यूज़ हो रहा है पूरी दुनिया में। इसी तरह एक और जो इसकी एप्लीकेशन है वो है कि जो पेशेंट के इंफॉर्मेशन है उनको हम कहीं प्रॉपरली स्टोर करें ताकि उसको हम लेटर ऑन
एज अ नॉलेज सोर्स यूज कर ले। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इसको कहते हैं, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड कहते हैं। तो पेशेंट, ये जब इंफॉर्मेशन पेशेंट के फॉलोअप की इंफॉर्मेशन, उनके पर्सनल डेमोग्राफिक्स और उनके हैबिट्स एंड एक्टिविटीज़ और जो डिजीज़ है उनकी इंफॉर्मेशन अगर हम प्रॉपरली स्टोर कर दें तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम पेशेंट आ जाए तो डॉक्टर उनके हिस्ट्री को ईजीली देख पाएगा। इसी तरह जो एप्लीकेशंस होते हैं, इनके ऊपर एप्लीकेशन डेवलप की जाती है जो कि डॉक्टर्स को, और डॉक्टर्स किसी भी वक्त अपने घर से, कहीं और से, हॉस्पिटल से, घरों में बैठे पेशेंट को चेक कर सकते हैं और उनकी जो प्रोग्रेस है वो देख सकते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म के डिजिटाइजेशन ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड है इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड के तौर पे ये कंप्यूटर की एप्लीकेशन है हेल्थ केयर में। इसी तरह इन सब सारी चीज़ों से एक फ़ायदा ये होगा कि पब्लिक हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी और लोगों के जो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से जो इश्यूज है वो उसमें मदद मिलेगी। कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी है, रोबोटिक सर्जरी जिनको आजकल कहते हैं रोबोटिकली असिस्टेड सर्जरी। तो सर्जन ये करते हैं ऐसी एप्लीकेशन में जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव केयर की नहीं होते, तो रोबोट से इन सर्जरी को किया जाता है। इसी तरह डिजिटल कम्युनिकेशन, नेटवर्क एंड डिजिटल कम्युनिकेशन में जो कि मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपस में वेबनायर्स करते हैं और वीडियो चैट करते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल के वो लेक्चर डिलीवर करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, उनको गाइड करते हैं। तो ये आईसीटी के टेक्नोलॉजी के यूजेस है। इसी तरह मेडिकल डेटाबेसेस है जो कि इमेजेस के डेटाबेसेस बनते हैं और टेस्ट रिपोर्ट के डेटाबेसेस बनते हैं, और साथ साथ यही जो हमने कहा कि E4, P4 और EMR ये डेटाबेसेस बनते हैं जो कि लेटर ऑन रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं। और मेडिकल रिसर्च तो वो तो ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि आजकल हम देख रहे हैं इस कोविड के केस में, एड्स और इस कैंसर में, इनमें हेवीली कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं इनकी रिसर्च में। और इसमें एक और जो नॉर्मली रिसर्च है, नॉर्मल कंप्यूटर है, वो इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एक ह्यूज और कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन और सिमुलेशन की ज़रूरत है। इसके लिए सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर यूज़ होते हैं इस रिसर्च के लिए। इसी तरह कुछ एप्लीकेशंस भी है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जो कि हेल्थ में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इस तरह प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए ब्रेन बूस्टिंग ऐप है कि वो आपकी कॉग्निशन जो है, वो आपके मेमोरी, अटेंशन और फोकस को इंक्रीज़ करते हैं। इसी तरह आपकी जो टास्क है डॉक्टर्स के और जो एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्थ केयर डोमेन में, उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए एफ्ट और उसके लिए ब्रेन इम्प्रूवमेंट के लिए लोमोसिटी, ये एप्लीकेशन और इस तरह के और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कि अवेलेबल है। और इन सारी चीज़ों से यह है कि हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो भी डिक्रीज़ होगी क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक रिसर्च के मुताबिक कि अगर हम प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड E4 हम बना लें तो जो कॉस्ट है वो आउट पेशेंट के हम 3% रिड्यूस कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी वैल्यू है। इसी तरह आजकल मोबाइल हेल्थ की फैसिलिटी मौजूद है। स्मार्टफोन प्रैक्टिशनर को अलाउ करते हैं कि वो अपने डेली जो टास्क है, पेशेंट के फॉलो अप है, उनके साथ कम्युनिकेशन है, या और अगर स्टूडेंट को ट्रेन करना है तो वो मोबाइल हेल्थ के थ्रू, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। इसी तरह पेशेंट वेट टाइम जो है वो भी रिड्यूस हो सकते हैं कि ऑनलाइन वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं थ्रू एप्लीकेशन, थ्रू मोबाइल ऐप्स। तो उनको सुबह जाके सेकंड टाइम तक वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरह जो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर है वो भी अपनी कन्वीनियंट टाइम पे उनको जो है इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करेंगे, उनको गाइड करेंगे। और इसी तरह पेशेंट मे बी एबल टू पे लोअर कास्ट, ये भी डेफिनेट सी बात है। जब
हॉस्पिटल कंप्यूटराइज होंगे तो उनके एक्सपेंसेस कम होंगे, तो उनको ट्रीट में जो पेशेंट से कम चार्ज करेंगे, तो डेफिनेटली दे लोअर कॉस्ट पे अच्छे क्वालिटी के सर्विसेज मिलेंगे। अदर एप्लीकेशन भी इसके रिसर्च के लिए है और हैंडीकैप्ड के लिए असिस्टिव डिवाइसेस एंड सो फोर्थ। अगर हम इसको काउंट करते जाएं तो ये एप्लीकेशन हम इसको काउंट नहीं कर सकते, हेवीली यूज़ हो रही है। हमने जस्ट टेंटेटिव कुछ एप्लीकेशन हेल्थ केयर में यहाँ पे डिस्क्राइब किए। अब इनकी नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि अगर हमने ज़्यादा, जस्ट फॉर इंस्टेंस, हम हेडफोन अगर ज़्यादा यूज़ करें तो हमारी हियरिंग लॉस हो सकती है। और आजकल हम देखते हैं कोई जॉगिंग कर रहा है, अब किसी मेट्रो में बैठा हुआ है, किसी BRT में बैठा हुआ है और कहीं भी जॉगिंग कर रहा है, तो उसे हैंड फ्री लगाए हुए है और इससे डेफिनेटली दे आर डैमेजिंग थिंग। इसी तरह पुअर पोस्चर जो है, आजकल हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर के ज़्यादा यूज़ से लोगों के जो बैठने के हैबिट है वो डिस्टर्ब हुई है, वो प्रॉपरली बैठते नहीं है। तो पेन, जो बैक पेन है और नेक पेन है, ये इश्यूज बहुत ज़्यादा एराइज हो चुके हैं। डिस्कम्फर्ट फील हो रही है, क्रोनिक डिजीज़ इससे आ रही है। इसी तरह ज़्यादा बैठने और आइस कंप्यूटर के सामने मोबाइल को यूज़ करने से जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, यानी आंखों में सूजन और ब्लर विजन और ड्राई आइज, और ये भी इसके साइड इफ़ेक्ट में है। इसी तरह अगर हम E4 ले लें तो इसकी लिमिटेशन ये है कि ये तो हमें एक अच्छा सोर्स ऑफ नॉलेज है, लेकिन जो हॉस्पिटल के दरमियान इसको शेयरिंग है डेटा की, वो हम कैसे करेंगे, तो ये एक इशू है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन में से एक डेंजर ये है कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो हम मशीन को ट्रेन करते हैं कि आप सर्जरी कर दें। अब अगर हमने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो वो उस पेशेंट की जान जो है वो भी जा सकती है। इसी तरह मेडिकल रिकॉर्ड हैक हो सकते हैं, जिससे पर्सनल इंफॉर्मेशन है पेशेंट के वो लीक हो सकते हैं। और जो इंश्योरेंस कंपनी है, 2015 में एक इंश्योरेंस कंपनी, US इंश्योरेंस कंपनी थी, उसके 80 मिलियन कस्टमर जो है उनका रिकॉर्ड जो था वो हैक हो गया था। इसी तरह एक्सेसिव यूज़ ऑफ कंप्यूटर जो है वो आपकी जो नेग्लिजेंस है वो भी डेवलप कर सकते हैं। अगर डॉक्टर और नर्सेज हॉस्पिटल में क्या करें, पूरा दिन कंप्यूटर को यूज़ कर दे, मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर दे, वीडियो को देखते रहे, तो उससे क्या होगा कि जो पेशेंट है वो नेग्लेक्ट फील कर रहे होंगे और जो इसका जो बिहेवियर है, यानी उनको जिस तरह तवज्जो की ज़रूरत है वो उनको नहीं मिलेगी। ये एक सोशल इम्पैक्ट है। इसी तरह पेशेंट के प्राइवेसी वो नहीं चाहते कि अपनी डिजीज़ के बारे में किसी को पता चले, और इस तरह HMIS में इंफॉर्मेशन है वो किसी के हाथ लग जाए तो प्राइवेसी जो है वो लूज़ हो सकती है, कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं। ये इसके मेडिकल में एप्लीकेशन थे। अब फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर में इसकी क्या एप्लीकेशन है, तो हम आए रोज़ देखते हैं कि बैंक में जो ऑफिसेज है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, अकाउंट ऑफिसेज है, ये मुख्तलिफ ऑफिस में मैनेजमेंट के लिए यूज़ होते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के लिए SMS पे हमें अलर्ट्स आते हैं ट्रांजैक्शन के। ATM हम यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और जो हम लोकल और इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं तो वो भी ऑनलाइन, और लोन ग्रांटिंग है, ट्रेडिंग और सिक्योरिटी है, चेक्स क्लियरिंग है, फ़ोन बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, डिजिटल स्कैनर्स यूज़ होते हैं और बायोमेट्रिक यूज़ होते हैं। तो ये सारे बैंकिंग सेक्टर में इसकी एप्लीकेशन है। इस यहाँ पे भी सोशल और जो लीगल और जो फाइनेंशियल लॉसेस के चांसेस है, तो ये है कि अगर क्रेडिट कार्ड नंबर हैक हो गया तो उसके कंसिक्वेंसेस यही होंगे कि बहुत बड़ा लॉस होगा टू द बैंक एंड टू द कस्टमर।
आपका क्रेडिट कार्ड हैक नंबर किसी ने हैक कर लिया तो थोड़ी देर में आपके अकाउंट जो है वो खाली होगी। इसी तरह अगर हम एस्ट्रोनॉमी और सैटेलाइट में इसकी एप्लीकेशन देख ले कंप्यूटर के, तो आजकल जो फल्कियात में रिसर्च हो रही है और जो कम्युनिकेशन हो रही है तो उसमें कंप्यूटर हेवीली यूज़ हो रही है। तो ग्लोबल जीपीएस जो सिस्टम हम यूज़ करते हैं लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसमें कंप्यूटर की यूज़ है। वेदर क्लाइमेट सैटेलाइट है जो कि हमें आए दिन हमें पता चल जाता है कि कल के प्रेडिक्शन हफ्ते नेक्स्ट वीक, और इस तरह हम अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं। इसी तरह कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमारे जो टीवी है और हमारी जो रेडियो और जो कम्युनिकेशन है और जो हमारा जो स्टेशंस है ऊपर खिलाई स्टेशन इनके और अर्थ स्टेशन के दरमियान जो कम्युनिकेशन है ये सैटेलाइट के थ्रू होते हैं। और इस तरह सैटेलाइट का डेटा जो है ये मुख्तलिफ पर्पज़ जो अर्थ कंडीशन है, अगर मिसाल के तौर पर हम जो आइस है मेल्टिंग पॉइंट्स दुनिया में देखना चाहिए, या अगर हम जो है जंगलात जो जंगलात हैं उनके क्लस्टर अगर हम अर्थ के ऊपर आइडेंटिफाई करना चाहें तो ये सारे हम सैटेलाइट डेटा से हम ये कर सकते हैं। और इसी तरह ये कंप्यूटर जनरेटेड मैप्स जो होते हैं इसमें हम एक ही मैप में लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एक मिसाल के तौर पर एक हाउसिंग सोसाइटी है तो उस हाउसिंग सोसाइटी का जो मैप बनाया जाता है, एक यूनिवर्सिटी है उसका जो मैप बनाया जाता है, तो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर जनरेटेड जो मैप्स है इससे हम उसमें एम्बेड कर सकते हैं। और ये सैटेलाइट इमेजेस से ही ये पॉसिबल है कि उसको लेके फिर उनको टैग और उसको स्पॉट किया जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन फ्रॉम सैटेलाइट इमेजेस के, ये यहाँ पे स्टोन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये घर है, ये और ये मुख्तलिफ किस्म के, तो ये डीप लर्निंग मशीन लर्निंग और इन मेथड से इसको किया जाता है। इस तरह सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है कि अगर हमने ऊपर एस्ट्रोनॉमी और मून और इस तरह इसका विज़िट तो हम नहीं कर सकते, तो ऐसे सॉफ्टवेयर है कि हमें जो खिला है एस्ट्रोनॉमी है या अगर हमारे अर्थ के ऊपर ऐसे जगह है जिनको विज़िट नहीं किया जाता, अर्थ के जो वर्चुअल टूर्स, तो ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इसको कर सकते हैं और बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट एंड एस्ट्रोनॉमी के अलावा कंप्यूटर की एप्लीकेशन हमारे पास ट्रैफिक कंट्रोल में भी है। ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम अगर हम देखें तो ऑटोमेटिक व्हीकल आइडेंटिफिकेशन, ऑटोमेटिकली जब आपका कार जो है टूल प्लाजा से निकलता है तो वो RFID चिप से आपकी गाड़ी की आइडेंटिफिकेशन होती है, नंबर प्लेट्स, और ये जो इसी तरह जो स्मार्ट पार्किंग है वहाँ पे भी आपके जो एंट्री है और एग्ज़िट है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी कार के नंबर को आइडेंटिफाई करके उससे क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करके उसके बहुत जो पेमेंट है वो भी की जा सकते हैं। और लेटर ऑन अगर कुछ थेफ्ट के केसेस है तो उनको भी उनके लिए भी यूज़ की जा सकती है। तो सर्विलेंस सिस्टम में ये यूज़ होता है। लेकिन इसका एक मसला ये भी है कि अगर आपके कार की आइडेंटिफिकेशन होती है तो आपके अगर जो प्राइवेसी है वो कंप्रोमाइज़ होगी। आप ये नहीं चाहते कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ और मेरे साथ कौन है गाड़ी पे, और उसकी इंफॉर्मेशन जो है ये ऑटोमेटिक व्हीकल आइडेंटिफिकेशन से वो लूज़ हो सकते हैं। इसी तरह रूट की गाइडेंस हमें मिलती है, हम GPS को ऑन कर देते हैं। आजकल तो गूगल के ऊपर आप गूगल मैप को खोल के आपको लाइव जो है सिंथेसाइज्ड वॉइस के साथ आपको रूट का बता देते हैं और बेस्ट रूट का भी आपको शॉर्टेस्ट रूट आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो इसके साथ साथ जो कंप्यूटर की यूज़ है वो ये जो ट्रैफिक लाइट सिस्टम है तो इससे वेटिंग टाइम रिड्यूस हो सकती है, कंजेशन रिड्यूस हो सकते हैं, और इसके अल्टीमेट जो है कंसिक्वेंसेस में CO2 रिडक्शन जो है आप मिनिमाइज़ कर सकते हो। इसी तरह ऑटोमेटिक टूल प्लाजा के ऊपर आपका वेटिंग टाइम जो है वो कम होगा और आप स्मार्ट कार्ड के थ्रू ऑटोमेटिकली डिडक्शन होगी, और इससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी कि छुरी जो आप पे करते हो वो एक्चुअली गवर्नमेंट को जाती भी है या नहीं, तो वो भी
इससे पॉसिबल है। इसी तरह सेल्फ ड्राइविंग कार का जो कॉन्सेप्ट आजकल दुनिया और मुख्तलिफ कंपनी जो टेस्ला और इस तरह की और कंपनी लगी हुई है कि वो जो मुख्तलिफ कंपनीज नॉट ओनली टेस्ला के वो लगी हुई है कि सेल्फ ड्राइविंग कार जो कि उसके ऊपर कैमरा और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और इसी तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे और वो ऑटोमेटिकली ड्राइव होगी रोड्स के ऊपर। ड्राइवर जो है कुछ और काम करेगा, रीडिंग करेगा, रिलैक्स होगा, तो इसके ऊपर काम हो रहा है। इसी तरह जो इसी मोबाइल टेक्नोलॉजी एज पार्ट ऑफ ICT इन ट्रैफिक में ये द ट्रैफिक ऑन द पॉम कि अगर मेरे पास मेरे हाथ में हैंड हेल्ड डिवाइस है तो मुझे सारी जितनी भी रोड्स है उसका पता होगा कि इस वक्त किस रोड के ऊपर कितने ट्रैफिक जैम है और कौन सा शॉर्टेस्ट है। तो ये मेरे लिए द ट्रैफिक ऑन द पॉम ये एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि अगर मेरे पास मोबाइल डिवाइस है और मेरे पास एक हैंड हेल्ड डिवाइस है तो मुझे सब चीज़ों का रोड के ऊपर पता चल सकता है। इस तरह स्मार्ट पार्किंग का कॉन्सेप्ट है। तो नॉर्मली ये होता है कि सिटी में जब गाड़ी आ जाती है तो पार्किंग के लिए वो ढूंढते हैं तो काफ़ी किलोमीटर वो ट्रैवल करके कहीं पार्किंग उनको मिल जाती है। तो इसमें जो CO2 के अमाउंट है, टाइम और फ्यूल कंजम्पशन के साथ साथ रोड के ऊपर ट्रैफिक का ज़्यादा होना और साथ साथ ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी एमिट होगा तो एयर में क्या होगा, ज़्यादा पोल्यूशन होगी। तो इस चीज़ को स्मार्ट पार्किंग का जो कॉन्सेप्ट है IoT की मदद से इसको रिड्यूस किया जा सकता है ये CO2 इमिशन को। इसी तरह किसी सिटी के मैनेजमेंट ट्रांसपोर्ट को मैनेज कर देना एक कंट्रोल रूम से और उसमें से इलीगल रोड क्रॉसिंग को या ऐसे जो कल्प्रेट है एक्सीडेंट के उनको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प मिल सकती है। इसके सोशल इम्पैक्ट में ये है कि प्राइवेसी, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को पता चले मैं कि किधर जा रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिक व्हीकल आइडेंटिफिकेशन से ये एक इशू अराइज हो सकती है। पोल्यूशन जो अगर हमारे पास ये ICT टेक्नोलॉजी नहीं है तो CO2 की ज़्यादा इमिशन हो सकती है ड्यू टू लैक ऑफ स्मार्ट पार्किंग एंड स्मार्ट सिटी सोल्यूशन। इस तरह सेफ्टी की भी इश्यूज हो सकते हैं अगर कंप्यूटर की एप्लीकेशन नहीं है, ICT की एप्लीकेशन नहीं है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और इनकी जो कीमती जानें हैं वो ज़ाया हो सकती है। अब ट्रैफिक के अलावा हमारे पास ट्रैवल इंडस्ट्री में भी कंप्यूटर हेवीली यूज़ हो रही है। तो ट्रैवलिंग में क्या कि मोबाइल टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास सेल फोन है तो हम टूर गाइड और ट्रैवल एजेंसी और जो है उनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खुद सारे अपनी बुकिंग कर सकते हैं। और ऑगमेंटेड रियलिटी जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले से अपने उस लेक्चर नंबर 2 में, लेटेस्ट ट्रेंड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उस लेक्चर में वहाँ से आप देख सकते हो। ऑगमेंटेड रियलिटी से हम जो है ऐसी जगहों के टूर 3D वर्चुअल टूर कर सकते हैं जिसको हमने देखा भी ना हो और हमें वो रियल लगेंगे। जिस तरह आप अगर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का आप ऑगमेंटेड रियलिटी में आप उसके एक वीडियो आप देख ले तो आपको एक्चुअल ट्रैवल का मज़ा आएगा। इसी तरह इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है IoT ने इस चीज़ को एनेबल किया हुआ है कि अगर हमारे पास ट्रैवल लगेज है उसमें हम सेंसर्स को डाल देते हैं ब्रीफ केस और बिल्डिंग में जहाँ पे, तो इजीली चीज़ें ट्रैक हो सकती है IoT की टेक्नोलॉजी की मदद से। इस तरह वर्चुअल असिस्टेंट है। वर्चुअल असिस्टेंट ये होता है कि एक तो हमारा फिजिकल असिस्टेंट होता है, हमारे ट्रैवल और चीज़ों को मैनेज कर देते हैं, हमारी बिहाफ पे काम करते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो है वो हमारी बिहाफ पे हमारे लिए एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकता है। हमारे कंप्यूटर को ऑन कर सकता है, हमारे लिए ईमेल को ओपन करके कंपोज कर सकता है और
बहुत सारे काम इसी तरह कर सकते हैं। तो ये वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर द अराइवल ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट दैट आर स्पेशली डिज़ाइन फॉर द दिस एनवायरनमेंट। तो उसमें होटल्स को एनलिस्ट कर देना और रेंट अ कार जो है उसको बुक कर देना। इसकी एक एग्जांपल वाटसन, IBM ने वाटसन असिस्टेंट को बनाया हुआ। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एजेंट है, असिस्टेंट है, जो कि यूज़र के लिए काम करता है। इसी तरह बिग डेटा की एप्लीकेशन जो है वो भी ट्रैवल इंडस्ट्री में ह्यूज एप्लीकेशन है। कैसी एप्लीकेशन है कि ट्रैवलर किस जगह ज़्यादा विजिट करते हैं, किस टाइम में विजिट करते हैं, कितने पैसे खर्च करते हैं, कहाँ से स्टार्ट लेते हैं, कहाँ पे एंड कर देते हैं। तो इससे वो क्या करते हैं, बिग डेटा एकमुलेट होता है और उसके ऊपर बिग डेटा एनालिटिक्स को यूज़ करके ये इनसाइट्स निकालते हैं, जिससे फिर जो ट्रैवल एजेंसीज है और जो इन्वेस्टर्स है और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो प्रॉपर कैंपेन करते हैं और पॉलिसीज़ डिज़ाइन करते हैं उन रिक्वायरमेंट के बेस पे। इसी तरह ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट भी ट्रैवल में यूज़ होता है, जो कि ICT टेक्नोलॉजी का के एक टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि आप सिक्योर पेमेंट कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैसेंजर इन द एयरपोर्ट और ट्रांसपेरेंसी और टूरिस्ट के जो ओपिनियन मानेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो आप इसके मदद से कर सकते हो। इसी तरह जो अभी 5G का दौर अभी स्टार्ट होने वाला है, कुछ स्टार्ट हो गया है और फ्यूचर इसके है, तो इससे जो ये इंडस्ट्री है ये और जो ट्रैवल इंडस्ट्री है और भी बूस्ट होगी। आपने अगर कोई टूर वीडियो या ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी या कुछ तस्वीरें, ब्रोशर और चीज़ें आपने डाउनलोड या अपलोड कर देना है तो वो सेकंड्स के हिसाब से होगी। और आप 3D वीडियो को, ऑगमेंटेड रियलिटी को, वो आपको जो है वो सेकंड के हिसाब से आप उनको देख सकोगे। तो इसको इमर्सिव टूरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो इमर्ज होगा। इसी तरह हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन कर सकते हैं, booking.com के ऊपर चले जाए या जितनी भी जो ट्रैवल एजेंट है उनकी वेबसाइट्स मौजूद है, या जितनी भी एयरलाइंस है उनकी वेबसाइट्स मौजूद है, वहाँ पे जाके ख़ुद अपने क्रेडिट कार्ड से कर ले, किसी एजेंट थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। एक ये कि अगर आपके पास अपना सेल फोन हो तो दैट्स द बेस्ट को पायलट। आप कहीं पे भी मोबाइल डेटा को यूज़ करके कुछ भी आप इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हो और ऑन द वे अपना ट्रैवल जो है वो उसको मैनेज कर सकते हो। इस तरह पोस्ट ट्रिप के जो आपको एक्टिविटीज़ होते हैं, जो फाइलिंग शेयरिंग होती है, आप पिक्चर्स दोस्तों के साथ शेयर करते हो, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हो, आप रिव्यू देते हो होटल्स के और जो रेंट अ कार के और अपने, तो वो रिव्यूज़ और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो थ्रू टेक्नोलॉजी। इसी तरह जो ट्रैवल एजेंट है और जो बुकिंग एजेंसीज है उनके दरमियान भी एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगी, जिसका बेनिफिट अल्टीमेटली बेस्ट सर्विसेज विद रिड्यूस कॉस्ट टू द कस्टमर मिलेंगे। और इसी तरह होम बेस्ड ट्रैवल एजेंट का मतलब ये कि आप अपने घर बैठे अपना पूरा जो है वो अपना ट्रैवल जो है आप मैनेज कर सकते हो। और इस तरह पर्सनलाइज ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस कि आपके जो स्पेसिफिक लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि मुझे पता चल जाए कि लोगों की ओपिनियन क्या है इस पर्टिकुलर एरिया या इस पर्टिकुलर होटल के बारे में, तो वो पर्सनलाइज ओपिनियन और सेंटिमेंट को देखते हैं। तो ये तब मुमकिन है जब आप ICT टेक्नोलॉजी को यूज़ कर दें। अदरवाइज आपको जनरलाइज इंफॉर्मेशन और कमेंट्स मिलेंगे कि ये होटल 5 स्टार है एंड दैट्स यू विल एज्यूम दैट इट हैज़ गुड सर्विसेज, लेकिन एक्चुअल में जो पर्सनल एक्सपीरियंस लोगों के हो चुकी होगी उसके साथ वो उस तरह नहीं होगी जिसको आप देखना चाहे या जिसको आपको शेयर करना चाहे दूसरे के साथ। तो ये पर्सनलाइज ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस दिस इज़ ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड ICT टेक्नोलॉजी। अब इसके अलावा जो बिजनेसेस हैं, बिजनेस में इसका क्या रोल है?
तो बिजनेस में एक तो ये कि बिजनेस जो ऑपरेटिंग कास्ट है वो रिड्यूस होगी। ऑटोमेशन ऑफिसेज में आते हैं सारे फंक्शन के, तो डेफिनेट सी बात है इसका फ़ायदा ये होगा कि कॉस्ट रिड्यूस होगी। इसी तरह सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है बिजनेस के वो जो है वो सिक्योर होंगे, कंप्यूटर और जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगे और इसको इनक्रिप्ट भी किया जा सकता है। तो कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन ये सारे मेंटेन की जा सकते हैं, प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। इस तरह कम्युनिकेशन प्रोसेसेस जो है, वेबसाइट है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, एक बिज़नेस के जो मुख्तलिफ सब ऑफिस है और उनके जो स्टेक होल्डर्स है, रिसर्च R&D वाले एक मुल्क में है और जो लेबर है वो दूसरे में है और उनके जो कस्टमर तीसरे में, तो इनके दरमियान अगर कोई कम्युनिकेशन मैकेनिज़्म हो तो वो इस ICT की मदद से इजीली कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग के थ्रू ये पॉसिबल है। इसी तरह एम्प्लॉइज़ जो है उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि वो कम टाइम में उनके जो 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 टाइम है वो कम यूटिलाइज होगी। एम्प्लॉइज टू प्रोसेस मोर इंफॉर्मेशन देन मैनुअल मेथड, ठीक है। और इसी तरह कस्टमर बेसिस जो है वो ब्रॉडन होंगे। मीन के पहले आप लोकली बिजनेस करते थे, अब ई कॉमर्स और ई बिजनेस की मदद से आप रीजनल और नेशनल से आप इंटरनेशनल मार्केट पे भी आपके पहुंच है ग्लोबल लेवल तक, तो आपका जो कस्टमर रेंज है और आपके कस्टमर के जो नंबर है वो आप एक्सटेंड कर सकते हो। इसी तरह आप आउटसोर्सिंग और कोलैबोरेशन भी कर सकते हो। मीन कि आप अगर एक एक्सेल लेवल की एक्सपर्टी है आपकी, आप एक्सेल करते हो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, आप डिज़ाइनिंग में आप एक्सेल हो, तो आप डिज़ाइनिंग को आउटसोर्स कर सकते हो बाहर किसी दूसरे मुल्क में किसी दूसरी कंपनी को आप बेच सकते हो। इससे आपको रेवेन्यू जनरेट होगी और इससे आप डेफिनेट फ़ायदा आपके बिजनेस को होगा। आप अपने कॉस्ट को रिड्यूस रखोगे, सेल प्राइस अब इस तरह कम होगी और ज़्यादा लोग परचेस करेंगे, तो इनडायरेक्टली आप प्रॉफिट में जाओगे इससे, आउटसोर्सिंग से। इसी तरह आपके जो बिजनेस के प्रोसेस है उसमें एफिशिएंसी आएगी। एफिशिएंसी इन अ सेंस कि जो फ्लो है वो क्विक होगी, फास्ट होगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी और टाइम ज़ाया नहीं होगा, फिज़िकल स्पेस की ज़रूरत नहीं होगी, तो एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी आएगी आपके प्रोसेसेस में। इस तरह आपका जो बिज़नेस कल्चर है और बिज़नेस क्लास की रिलेशन वो इंक्रीज़ होगी। मीन के आप अपने कस्टमर को बेस्ट सर्विसेज आप दे सकते हो, तो उनके साथ जो आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो बिल्ट होगा और वो आपके लॉयल कस्टमर बनेंगे, तो उनके रिलेशनशिप जो है वो ये मैटर करते हैं। तो दिस इज़ ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, आफ्टर सेल सर्विसेज। इसी तरह सिक्योरिटी की भी बात जो है वो पॉसिबल है कि कॉन्फिडेंशियल एग्जीक्यूटिव डिसीजंस आप ले लेते हो या फाइनेंशियल डेटा आप ले लेते हो, ऑर्डर्स लेते हो, अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन आप उसको प्रोटेक्ट और सिक्योर एंड प्राइवेट रख सकते हो। इसी तरह रिसर्च कैपेसिटी मीन्स कि ह्यूज डेटा को आप ले लेते हो और आप क्या करते हो कि उस डेटा के ऊपर आप नई ट्रेंड्स जो है वो आप आइडेंटिफाई करते हो कि क्या ट्रेंड है, कस्टमर क्या मांग रहे हैं, और इसी तरह कस्टमर टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना चाह रही है या हम कन्वेंशनल के ऊपर इसी तरह रुके, तो आपने कंटिन्यूसली रिसर्च कैपेसिटी जो है अपनी बिल्ड करनी है और इस तरह रिसर्च करने। इस तरह बिजनेसेस जो है वो कॉम्पिटिटिव रहते हैं एक दूसरे के साथ, और एक छोटी सी कंपनी होगी लेकिन वो $multi million कॉरपोरेशन बन सकती है। उसके लिए लाजमी नहीं है कि वो फिज़िकली एक लार्ज कंपनी हो। क्योंकि अब वो एक ही ऑफिस से पूरी दुनिया में बेच सकते हैं और इसे अपने एफिशिएंसी को और अपने प्रोडक्शन को और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और वो $multi million कॉरपोरेशन बन सकती है। इसी तरह कंपनी इससे जो ICT टेक्नोलॉजी है इससे एक फ़ायदा कंपनी को ये होगा कि ये एजिलिटी उनमें आएगी। एजिलिटी मीन क्या, वो हमेशा कंटिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड करेंगे विद टू द टेक्नोलॉजी टू
support their customer. तो टेक्नोलॉजी हैज़ पुट बिजनेसेस एजिलिटी सेंटर स्टेज. इस तरह ट्रांसपेरेंसी ऑल बिजनेस एस्पेक्ट्स में आएगी, सप्लाई चेन में, ऑर्डर्स में, पेमेंट्स में, मार्केटिंग में ट्रांसपेरेंसी आएगी, कोई धोखा शोखा नहीं होगा और सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होगी. इसी तरह जो टेक्नोलॉजी, अगर हम RFID चिप का जिक्र करें तो इससे जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इन्वेंट्री कंट्रोल में और थेफ्ट के केसेस में हेल्प मिल सकती है बिजनेसेस में. इस तरह बिजनेस के प्रोसेसेस ऑटोमेट होंगे, सारे ऑर्डर से लेकर आखिर डिस्ट्रीब्यूशन तक और पेमेंट तक ये सारे बिजनेसेस प्रोसेसेस ऑटोमेट होंगे. एक बिजनेस जो वर्कर है उसके लिए लाजमी नहीं है कि ऑफिस में बैठा रहे और काम करे, रिमोटली अपने घर से, और अगर ट्रैवलिंग पे भी है तो वो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो रिमोटली काम कर सकते हैं. इसी तरह ई-कॉमर्स है, बाइंग एंड सेलिंग एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑनलाइन. इसी तरह बिजनेस के अंदर बाइंग एंड सेलिंग एंड सर्विसिंग के अलावा जितनी भी अदर सर्विसेज हैं, जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, कोलिबरेशन है, कोऑर्डिनेशन है विद स्टेक होल्डर्स एंड अमंग द एम्प्लॉइज, तो वो भी पॉसिबल है. इसी तरह इसके साथ साथ अगर बिजनेस के हम देखें तो बैड इम्पैक्ट भी इसके ऊपर है कि लैक ऑफ लॉयल्टी एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप. इसका मतलब ये है कि आप ना अपने कस्टमर को देख पाते हो, ना कस्टमर अपने जो वेंडर्स होते हैं उनको देख पाते हैं. तो वो एक जो ट्रस्ट और लॉयल्टी है, ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होने में टाइम लगेगा. इसके लिए इंटरेक्शन की ज़रूरत है. दूसरा जो है, कंटिन्यूसली आपने अपने सॉफ्टवेयर और सिस्टम को अपग्रेड करना होगा टेक्नोलॉजी के साथ, तो आपको एक्सपेंसेस जो है वो आएंगे. इस तरह सिक्योरिटी प्राइवेसी की भी इशू है, आपके बिजनेस का डेटा चोरी हो जाए तो बड़ा लॉस होगा. एक ये कि टेक्नोलॉजी ने लोगों को तो करीब लाया है, लेकिन इसने ये काम भी किया है कि टीयर्स देम अपार्ट. टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन मैकेनिज्म को ईजी बना दिया है, लेकिन अब जबकि कम्युनिकेशन ईजी हो गया है तो लोग अब एक दूसरे के पास फिजिकली नहीं जाते, टेलीफोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, इस तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर रिमोटली बैठे होंगे और मीटिंग कर रहे होंगे और डिस्कशन कर रहे होंगे. तो यू फील हो रहा होगा उनको कि हम वी आर मीटिंग टुगेदर, लेकिन इसका असर है कि वो जो सोशल बॉन्डिंग है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, वो ब्रेक हो रही है. तो ये एक और इसके इशू है. इसी तरह इसने इंफॉर्मेशन को तो ऑर्गेनाइज किया हुआ है, लेकिन दैट नीड फैमिलियरिटी, मींस कि इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज और चीज़ें तो बिजनेस के अभी अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी के साथ फेमिलियर होना पड़ता है और आपको ट्रेन बंदे और स्किलफुल वर्कर चाहिए होते हैं जिसके ऊपर आपका खर्च आएगा. इसी तरह आपको एक साइड पे पैसे तो बचा के दे देते हैं, लेकिन कॉस्ट भी होगी. आपने कंप्यूटर को रखना होगा, सॉफ्टवेयर को आप रखना होगा, उनको अपग्रेड करना होगा, अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी होगी, और इसी तरह ये आपको चीज़ें फास्ट तो करके दे देते हैं, लेकिन जॉब्स को भी डिस्ट्रॉय कर रही है, जो कि डेफिनेट सी बात है. नई जॉब्स भी क्रिएट हो रही है, लेकिन एग्जिस्टिंग जॉब जो है वो रिड्यूस हो रही है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिफरेंट फील्ड. इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड हो सकते हैं और जिनको हमने इस यहाँ पे कवर नहीं किया है. इफ़ यू वांट एंड यू आर इंटरेस्टेड टू हैव सम लेक्चर ऑन दोस, सो यू कैन ऐड दोस फील्ड इन द कमेंट, और किस पर्सपेक्टिव से आपको उसके ऊपर कुछ डिस्कशन चाहिए तो आप कमेंट्स में उनको ऐड कर दें. इस लेक्चर में हमने जितनी भी एप्लीकेशन कवर की, इन एप्लीकेशन से कुछ सोशल इम्पैक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है और हमारे माशरे के ऊपर हमारे ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्टली ये इनके असरात पड़ रहे हैं. तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे. उससे ट्यून रहने के लिए आप इस चैनल को, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो और आपको फ्रूटफुल लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसके ऊपर कमेंट्स कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें
और अगर इसके फिज़िकल फॉर्म में मटेरियल को आप रीड करना चाहते हैं तो आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईसीटी सेकंड एडिशन जो कि मार्केट में अवेलेबल है, इससे आप रीड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।